हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करने वाले हैं। तो ये डाउट मत रखना कि ये पेपर 1 में मदद करेंगे या फिर पेपर 2 के लिए, क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो होती है वो सेम होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की भी। तो इसको अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है। 3 बजे की क्लास में आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट जो है सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 3 बजे आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। 5 बजे आपको सोशल साइंस की क्लास मिलती है, तो 5 बजे सोशल साइंस की भी प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही जा रही है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है, पहले हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, जो भाषा अर्जन होता है वो होता है स्वाभाविक रूप से आपने अपने इन्वायरमेंट से, यानी कि आपने अपने घर से, अपने आस पड़ोस से जो लैंग्वेज सीख ली, जो आपकी मदर टंग है, ठीक है, उसको आपने एक्वायर कर लिया, तो वो हो जाता है अर्जन। क्योंकि आपने मतलब खेल खेल के माध्यम से सीख लिया। आप जो है कार्टून देख रहे हो, वहां से सीख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप खेल रहे हो, तो भी आप कुछ ना कुछ जो है लैंग्वेज को सीख रहे होते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अर्जन, यानी आपने स्वाभाविक रूप से सीख लिया। इसके लिए कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, कोई इसके लिए आपको, आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं रहा कि हमको ये लैंग्वेज सीखनी है। तो जो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से आप अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वो आपका हो जाता है भाषा अर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम। देखिए, अधिगम जो होती है वो आपको, यानी कि सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। और सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जैसे कि आप टाइम के पाबंद होते हो, इसमें आप ट्यूशन भी जाओगे, क्लासेस ज्वाइन करोगे, ऑफलाइन कोचिंग भी करोगे, ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हो, कोई बुक की भी मदद ले सकते हो। तो जिसके लिए हम टाइम के पाबंद हो, जैसे कि स्कूल जाना है, तो आप स्कूल का टाइम फिक्स है कि आपको मॉर्निंग के 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहना है, इसका टाइम है। अगर ट्यूशन भी जाना है तो भी आपको पता है कि 4 से 5 मेरा ट्यूशन का टाइम है। तो ये टाइम का पाबंद है, कि यानी कि ये तो नहीं कि आपका अगर मन नहीं तो आप डेली क्या है 5 बजे जा रहे हो या फिर 6 बजे जा रहे हो जब आपका मन है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो जो टाइम का पाबंद है वो हो जाता है आपका अधिगम, क्योंकि उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, टाइम दे रहे हो। ठीक है, लेकिन जो हम लैंग्वेज नॉर्मल तरीके से सहज रूप से अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, वो आपका अर्जन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना। यानी जो बच्चों के द्वारा गलतियां हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, वहीं के वहीं तुरंत जो है सुधार दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या, तुरंत आप जो है बच्चों की गलतियों को नहीं सुधारोगे, पहले एटलीस्ट उसकी सारी बात सुनोगे, बच्चा कह क्या रहा है। ठीक है, फिर जो है चेंजमेंट धीरे से आपको करना है। अगला है, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, या फिर आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना। तो खोजबीन करने के अवसर आप कब दोगे, लर्निंग में, यानी कि अधिगम में दोगे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है भाषा अर्जन की। फोर ऑप्शन है, परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना। यानी कि बच्चा नकल कर ले, कॉपी कर ले और रट ले, तो रट्टाफिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी, और ना तो बच्चे को कॉपी करवाना, नकल करवाना है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आंसर आपका होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना। अब जब बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा, एक दूसरे से बात करेगा, तो लैंग्वेज सीखेगा, नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर लेगा। जैसे कि मान के चलिए आप यूपी के हो, बट अब क्या हुआ, बचपन में आप थोड़े टाइम बाद आप बिहार चले गए। ठीक है, अब आपने बिहार की जो लैंग्वेज थी आपने एक्वायर कर ली, मतलब वहाँ रह के, मतलब रहे आप वहाँ पर, फिर धीरे 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 क्या हुआ, वहाँ की लैंग्वेज आपने बोलना शुरू कर दिया। तो जो आपने वहाँ की लैंग्वेज भूलना बोलना शुरू किया, वो क्या हुआ, आपने वहाँ की लैंग्वेज एक्वायर कर ली, अर्जित मतलब अर्जित कर ली। लेकिन अगर आप यूपी में ही हैं और अगर आप बिहार की लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, किसी टीचर के माध्यम से या कोई भी रिसोर्स से,
तो वो आपका अधिगम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आप नॉर्मल तरीके से लोगों से अंतःक्रिया करके, खेल के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होकर के जो लैंग्वेज आप सीख लेते हो, जो लैंग्वेज आप एक्वायर कर लेते हो, अर्जित कर लेते हो, वो आपका हो जाता है भाषा अर्जन। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, ठीक है। बाकी क्या है, ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 इसको उल्लेखित नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है नहीं लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे, यानी कि अगर उनको आप मदर टंग में पढ़ा रहे हो, लर्निंग करवा रहे हो, तो वो दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। या फिर पढ़ाना और लिखाना सीखने की शुरुआत जो है बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी मदर टंग है उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले आप मदर टंग को ही आधार बनाते हो, पढ़ना हो या फिर लिखाना सिखाना हो, ठीक है। आंसर ये आपका सही है, बट हमको क्या है, निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। अगला ऑप्शन है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये भी आपकी बात सही है, क्योंकि क्या है, बच्चे क्या है, छोटे हैं, वो अपनी मदर टंग में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और उसी में वो खुद को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, तो बेहतर तरीके से सीख भी रहे होते हैं, यानी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अगला है, बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो ये भी बात सही है, ये होता भी है, यानी कि बच्चों को 1 to 5 में उसकी उनकी मदर टंग से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन बात ये भी कही जाती है, एनसीएफ ये भी कहता है आपका कि बच्चों को 6 to 8 में भी उनकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं कहीं पर रूल ये फॉलो भी होता है, लेकिन 1 to 5 में तो कंपलसरी है, कहीं भी जो आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर बच्चे की मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, बट हमको निगेटिव और निगेटिव आंसर देना था, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पॉलिसी है, जो नियम दिए गए हैं, उसमें जो है ये उल्लेखित नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं है कि यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे, यानी कि अगर आप मदर टंग का प्रयोग करके दूसरी लैंग्वेज सिखा रहे हो तो वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ये कहना गलत होगा। बल्कि क्या, वो बहुत अच्छे से स्वाभाविक रूप से, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से सीख जाएंगे। अब वो कैसे, जैसे कि मान के चलिए आपकी मदर टंग हिंदी है, अब आपको सीखना है इंग्लिश, तो जो इंग्लिश सीखते हैं आप, तो अनुवाद किस में किया जाता है, हिंदी में, क्योंकि जो अनुवाद विधि होती है, ठीक है, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है वो इसी में फॉलो होती है, यानी कि बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करके आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब आपकी मदर टंग हिंदी है और आपको सीखनी इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश के टर्म है या फिर इंग्लिश के जो रूल हैं उनको क्या आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, क्योंकि हिंदी में आपकी, क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में अच्छे से समझ पाओगे। इस वजह से क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि भी कही जाती है कि मदर टंग को आधार बना के आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। तो कौन सी विधि होती है, व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। तो चीज़ों को कनेक्ट करके आप जब पढ़ेंगे सीटेट तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीटेट में क्या है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती हैं। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बात कह दी गई कि मातृभाषा में अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, बल्कि क्या है, दूसरी लैंग्वेज बच्चे बहुत बेहतर सीखेंगे अगर आप उनकी मदर टंग को उसमें इंक्लूड कर दोगे। क्योंकि कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ ऐसे वर्ड होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो बच्चा नहीं समझ पाता होगा, लेकिन मदर टंग में अगर आप इंक्लूड कर दोगे, ट्रांसलेट कर दोगे, तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, बाकी ऑप्शन आपके सही थे, ठीक है, लेकिन क्या है, निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, इसलिए आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि नॉम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि जो नॉम चॉम्स्की हैं उनको विश्वास था कि जो बच्चे होते हैं व्याकरण के सहज ज्ञान के साथ वो जन्म लेते हैं, यानी कि वो खाली डब्बा नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें, कुछ मतलब कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है जो वो व्याकरण के साथ जन्म जन्म लेते हैं, या फिर सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, या फिर कुछ भाषाओं के लिए अधिगम का आधार बनता है, या फिर सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, सभी बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। क्योंकि 5 साल का जो बच्चा होता है उसमें एलईडी जो होती है, एलईडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। 5 साल के बच्चे को आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में अगर आप छोड़ देते हैं, वहाँ पर रहने देते हैं बच्चे को, तो बच्चा नॉर्मल तरीके से, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 15 साल के बच्चे को छोड़ के आते हैं, या फिर 20 साल के बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, या फिर मान के चलिए 10 साल का भी बच्चा है, तो उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं पे 5 साल का बच्चा जो होगा वो आराम से नॉर्मल तरीके से वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चे का 5 साल तक जो एलईडी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वो ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है या फिर कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सही। अधिगम आपका नहीं होगा, ना तो अधिगम यानी ये भी नहीं होगा, कुछ भाषाओं का अर्जन नहीं होगा, बल्कि आप सभी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अगर आप मान के चलिए इंडिया में हैं, बट आप चले गए बचपन में आप अमेरिका चले गए, तो आप अमेरिका की लैंग्वेज को एक्वायर कर लोगे। अगर आप बचपन में ही कहीं और कंट्री में चले गए या फिर किसी और स्टेट में चले गए, तो आप वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लोगे, वहाँ पर अगर आप रह रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाओं को आप अर्जित कर सकते हो अगर आप वहाँ पर रह रहे हो। तो ये जन्मजात क्षमता सभी व्यक्ति में पाई जाती है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि सही विराम, बालाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है बोधगम्यता, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति, या फिर पठन, या फिर लेखन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मौखिक अभिव्यक्ति होगा, क्योंकि क्या है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको सही से कौन सा वर्ड बोलना है। अगर आप ट्रांसलेट यानी कि जो वाक्य है या फिर जो मान के चलिए वाक्य है, आप उसको सही से बोल नहीं पा रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि रुको मत जाओ, अब इसमें अगर आप सही से विराम का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो रही कि रुको नहीं आप जाओ। ठीक है, तो बहुत सारा यानी कि आपको उचित जो है स्वर शैली अगर नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, तो उसमें क्या कन्फ्यूजन भी होती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति आपका आंसर सही हो जाएगा, पठन लेखन नहीं होगा। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि गीतिका मोबाइल जो है मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेज मतलब बहुत तेजी से पढ़ रही है। ठीक है, मोबाइल का जो है एक विशिष्ट सूचना चाहती है, तो उसके लिए बहुत फास्टली वो पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी जो हेडलाइंस होती हैं उसमें न्यूज़पेपर में आप वो पढ़ लेते हो नॉर्मल से, आराम से, सरसरी निगाहों में। अब हम न्यूज़पेपर के हर वर्ड यानी हर जो इन्फॉर्मेशन दी आप वो तो डिटेल में नहीं पढ़ते। हेडलाइंस जो होती है वो आप पढ़ लेते हो, क्योंकि वहाँ से ये आइडिया आपको मिल जाता है कि इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया होगा। तो बात यही कही जा रही, विशिष्ट सूचना के लिए क्या है, वो तेजी से पढ़ रही है फटाफट। तो कौन सा जो है इसमें कौशल होगा? पहला है आलोचनात्मक पठन है, या फिर सरसरी तौर पर पठन है, या फिर बारीकी से पठन है, या फिर बॉटम अप है। तो बॉटम अप आपका पठन नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरे सेंस में चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि सरसरी तौर पर पढ़ रही है बच्ची, क्योंकि उसको विशिष्ट सूचना चाहिए और वो बहुत तेजी से पढ़ रही है, तो सरसरी तौर पर फटाक से पढ़ के अपनी जो इंपॉर्टेंट जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ढूंढ लेगी। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बारीकी से पठन, यानी कि आप विश्लेषण करोगे, सभी पक्ष के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो आप बारीकी से पढ़ोगे, यानी डिटेल में समझोगे चीज़ों को। ठीक है, आलोचनात्मक यहाँ पे कोई बात नहीं हो पा रही है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान के लिए आप सरसरी तौर पर ही क्लिक करना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी मतलब सरसरी तौर पर पठन या फिर विस्तृत तौर पर पठन, ये भी आता है, कभी गहन पठन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कैसे पठन को जो है क्या मतलब किस ऑप्शन में क्लिक करेंगे जो आंसर सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात हो रही है कि एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। यानी पुनः प्राप्ति पर उन्होंने 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रही है? तो पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसमें आंसर आपका होगा फर्स्ट, क्योंकि ज्ञान का आप एनालिसिस कर लोगे अगर आपने क्या किया, पुनः प्राप्ति से संबंधित आपने अनुच्छेद में 2 क्वेश्चन आपने बनाए। तो आपको इससे क्या पता चलेगा? बच्चे का ज्ञान, कि बच्चे का ज्ञान कितना है, बच्चा कितना समझ पाता है चीज़ों को, कितना उसको नॉलेज है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, समझ नहीं होगा, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, विश्लेषण भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक भाषा अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है। यह क्या कहलाएगा? यानी कि टीचर जो है वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधि और पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। यानी कि जहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चे की नीड के अनुसार वो अपनी एक्टिविटी में, अपने मेथड में चेंजमेंट ला रही है। तो जो टीचर है वो क्या कर रही है, ये आपको बताना है। तो पहला है अभिग्रहण है, या फिर अनुकूलन है, या फिर मूल्यांकन है, या फिर समीक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पर अनुकूलन हो रहा है। यानी कि बच्चे की नीड के अनुसार जो है टीचर चेंजमेंट कर रही है। यानी कि जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या है, ऐसी एक मौखिक रूप से जो एक्टिविटी करवा रही है। बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख रही है, जिससे कि बच्चा आगे बैठ जाए, यानी बच्चे को आगे भी बैठा देती हैं। या फिर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा लाउड बोल रही हूँ, बच्चे को आगे बैठा रही हैं। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो मौखिक रूप से जो है आकलन कर ले रही हैं। यानी बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी लिखना आ रहा है, थोड़ा लेट लिख पा रहा है, तो उसको क्या एक्स्ट्रा टाइम दे रही हैं। बच्चे को जो है एक्टिविटी करके समझ में आ रहा है तो एक्टिविटी प्लान कर रही हैं। बच्चे को चार्ट के माध्यम से समझ में आ रहा है तो चार्ट के माध्यम से जो है डिस्कस कर रही हैं। तो जो बच्चे की नीड है, बच्चे की नीड के अनुसार जो है टीचर अपने मेथड में चेंजमेंट ला रही हैं। तो यानी कि अनुकूलन है, जैसी बच्चे की नीड है वैसे एक्टिविटी हो रही है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। मूल्यांकन आपका नहीं होगा, अभिग्रहण भी नहीं होगा, समीक्षा भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात हो रही है कि एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? यानी कि एक अध्यापक है और विद्यार्थियों में अंतःक्रिया को सुगम बनाना चाहते हैं। यानी कि जो बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, वो बेहतर हो पाए, वो आसानी से सुगम रूप से हो पाए, उसके लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पहला है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे, या फिर उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए बच्चे से आप कहेंगे। तो बात यहाँ पर हो रही है अंतःक्रिया को सुगम बनाना, यानी कि बच्चे एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, एक दूसरे को सहयोग करके सीख पाए, ठीक है, ग्रुप लर्निंग हो पाए, इसको आप प्रोत्साहित करना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन होगा 2, यानी कि विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। तो इससे क्या है, हर बच्चा एक्टिव होगा, हर बच्चा अपनी अपनी राय दे रहा होगा कि टीचर अच्छा मैम ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसको कर लीजिए, अच्छा ये एक्टिविटी ऐसे प्लान करिए तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, तो दूसरा बच्चा कहेगा अच्छा इसका एग्जाम्पल ये नहीं, ये भी हो सकता है। तो टीचर क्या है और बच्चे क्या आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, तो उनमें सहयोग की भी भावना आएगी और लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी में एक्टिव होगा, उसके सारे सेंस एक्टिव होंगे। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। बाकी जो है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे, तो इसमें कोई अंतःक्रिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगला है उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कह रहे हो, तो इसमें भी कोई जो है ग्रुप लर्निंग या फिर समूह की बात नहीं हो रही, अंतःक्रिया की बात नहीं हो रही है।
आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराना, इसमें भी बच्चा क्या है, आप बोल रहे हो, पीछे से बच्चा रिपीट कर रहा है, तो इसमें भी कोई अंतःक्रिया नहीं हो रहा है। बट हाँ, लेकिन अगर आप बच्चे से राय ले रहे हो, सुझाव पूछ रहे हो, तो उसमें बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात हो रही है कि शिक्षार्थियों को क्रम में रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। सही, मतलब साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? यानी कि बात ये हो रही है कि शिक्षार्थियों को क्रम में रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। यानी चित्र रखे गए और उसी के आधार पर बोला गया बच्चों से कि आप कहानी कहो, और साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें कौन सा कौशल जो है वो विकसित होगा? श्रवण होगा, या फिर वाचन कौशल है, या फिर पठन कौशल होगा, या फिर आपका लेखन कौशल होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि वाचन कौशल विकसित होगा। क्योंकि आप चित्रों को देख करके क्या है, आप उन्हीं के आधार पर कहानी कह रहे हो। यानी कि आपका जो बोलने की क्षमता है, जो आपकी भाषा लैंग्वेज है, वो डेवलप होगी। यानी कि वाचन कौशल आपका विकसित हो रहा है, क्योंकि आप टीचर के जो, मतलब टीचर के द्वारा जो रूब्रिक दी गई है, आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो कि उसको भी हमको इंक्लूड करना है, और चित्रों के ही माध्यम से आपको बोलना है, इसी टॉपिक पर बोलना है। तो क्या है, इससे आपकी लैंग्वेज जो है, यानी कि वाचन कौशल आपका बेहतर हो रहा होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। श्रवण की यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर कहने यानी बोलने की बात हो रही है। पठन भी नहीं होगा, लेखन, यहाँ पर कोई लिखने की भी बात नहीं हो रही है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बात कही जा रही है कि अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया है जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण, प्रमाणिक जो है गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? क्योंकि टीचर जो है ऐसा कक्षा में प्रवेश सृजित करती है जिसमें बच्चे के रियल लाइफ को भी कनेक्ट कर रही है, यानी बच्चे आपस में कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं, और प्रमाणित भी है। यानी कि जो एक्टिविटी प्लान करती हैं तो प्रमाणित हैं, वो ठोस हैं, ऐसे कोई फेक नहीं है। ठीक है, और लर्निंग जो हो रही है वो मीनिंगफुल भी हो रही है, यानी अर्थपूर्ण जो है लर्निंग भी हो रही है, और क्लास में जो है बातचीत करने के विभिन्न अवसर दिए जा रहे हैं। तो जो है अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? पहला है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण अधिगम है, शिक्षण विधि है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर श्रव्य भाषिक विधि है, या फिर विभिन्न दर्शन ग्रही विधि है, यानी कि एक्लेक्टिव विधि है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होगा। क्योंकि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में क्या है, बच्चा भी एक्टिव, टीचर भी एक्टिव, यानी सारी एक्टिविटी जो है बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान की जा रही है, और टीचर जो है, बच्चा जो है, दोनों एक्टिव हैं, आपस में कम्युनिकेट करके जो है लर्निंग कर रहे हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे की रियल लाइफ को भी महत्व दिया जा रहा है। बच्चे की जो है यानी कम्युनिकेशन, बच्चे बातचीत भी आपस में भी कर पाएँ, उन मीनिंग भी जो है, यानी जो लर्निंग है वो भी मीनिंगफुल हो पाए, बच्चों को बातचीत करने की भी अवसर दिए जा रहे हैं। तो आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि संप्रेषणात्मक शिक्षण विधि जो है, इसमें क्या है, सारी एक्टिविटी ये प्लान हो रही होती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। व्याकरण अनुवाद विधि, आप जब दूसरी लैंग्वेज सीखते हो, मदर टंग को अपने आधार बना करके, तो वहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पर आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहकरण को क्या कहेंगे? यानी कि शिक्षार्थी जो हैं शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बना रही हैं। तो इसमें कौन सा समूहीकरण जो है होगा? तो पहला है ध्वन्यात्मक समूहीकरण है, या फिर व्याकरणात्मक समूहीकरण है, या फिर अर्थ विज्ञान समूहीकरण है, या फिर कोश विषयक ये समूहीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है,
इसमें आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि अर्थ विज्ञान समूहीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो इसमें आपका कौन सा होगा, अर्थ विज्ञान समूहीकरण आपका आंसर हो जाएगा। ध्वन्यात्मक, यहाँ पर ध्वनि की कोई बात नहीं है। व्याकरण, यहाँ पर कोई नियम व्याकरण की बात नहीं हो रही है। कोश विषयक भी आपका नहीं होगा, आंसर होगा जो है थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा जा रहा है कि वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप से जानी जाती है। यानी कि जो अध्यापक है वो क्या कर रही है, बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए और बच्चे की जो मातृभाषा है उसका प्रयोग कर रही है, तो किस जो है यानी कि किस रूप में जानी जाएगी जो एक्टिविटी हो रही है। तो पहला है बहुभाषिक विधि होगा, या फिर द्विभाषिक विधि होगा, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि, तो क्या होगा आपका सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हो जाता है, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि होगा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी द्विभाषिक विधि का यहाँ पर जो है बात कही जा रही है। अब द्विभाषिक विधि क्यों होगा वो भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि अध्यापक बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करती है, क्योंकि बच्चे के जो रियल लाइफ के अनुभव हैं और मातृभाषा का वो प्रयोग कर रही है, तो क्या है, दो लैंग्वेज हो गई, यानी बच्चे की जो मदर टंग है वो और साथ में जो अपनी मदर टंग है उसका भी वहाँ पर टीचर प्रयोग कर पा रही है। तो यहाँ पर द्विभाषिक विधि आपका हो जाएगा, बहुभाषिक विधि नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैं आंसर आपको बताती हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से बताती हूँ, तो ये डाउट मत रखना इसका ये आंसर ना होकर के ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। व्याकरण अनुवाद विधि आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके लिए व्याकरण अनुवाद विधि आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। प्रत्यक्ष विधि भी आपका नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बात कही जा रही है कि एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथनांक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि यानी कि समझ की जो है बात हो रही है, क्योंकि नाटक के कथनांक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा गया है। तो बच्चा जब तक चीज़ों को समझेगा नहीं तब तक वो सारांशीकरण कर नहीं पाएगा कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं और जो नाटक है इसके कथनांक क्या हैं। तो एक समझ बनेगी, बच्चा अगर समझेगा चीज़ों को तभी जाके वो कर पाएगा, यानी कि सारा जो है सारांशीकरण। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान नहीं होगा, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पर कोई एनालिसिस की बात नहीं हो पा रही है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके सीडीपी में भी पूछ लेता है और हिंदी में भी पूछता है, तो ध्यान रखना आंसर जो है इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है। यानी कि अनुच्छेद आप लिख रहे हो तो उसके टाइम में व्याकरण और विराम चिन्ह की, यानी कि कहाँ पे आपको पूर्व विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है, तो इसका क्या है, वर्तनी की आप जांच करने की प्रक्रिया का लेखन जो है वो कौन सा चरण होगा। तो पहला है प्रारूपण होगा, या फिर संपादन होगा, या फिर प्रकाशन होगा, या फिर विचार बिंदु खोजना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि संपादन। ठीक है, संपादन आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो है समझ पाओगे कि कहाँ पे व्याकरण में हमको प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे हमको पूर्ण विराम लगाना था, कहाँ पर हमको अर्ध विराम लगाना था और कहाँ पे हमको कैसे जो है लिखना था। तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि संपादन के यानी संपादन के माध्यम से आप समझ पाओगे। ठीक है,
आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। विचार बिंदु खोजना ये आपका नहीं होगा, प्रकाशन भी नहीं होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण शास्त्री विधि के रूप में कथावाचक के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। सही से देखिएगा, क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा हुआ है। यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। या फिर यह कहानियों को सही स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है। या फिर यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। तो पूछा जा रहा है कि शिक्षण शास्त्री विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी आपको निगेटिव आंसर देना है। तो इसमें कौन सा जो है सही ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि क्या है, सीख को याद करना, यानी आप रट्टाफिकेशन आपको नहीं कराना, जहां भी कंठस्थ हो जाए, रट्टाफिकेशन पूछा जाए कि आप बच्चों को याद करवा रहे हो, बार बार अभ्यास करवा रहे हो, तो ये आपका निगेटिव सेंस में जाता है। तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी क्या है, ऑप्शन सही है कि यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है। यह कहानियों को सही सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है। तो ये भी बात सही है। यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। तो ये भी बात सही थी, बट क्या हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जो भी आपको ऑफिशियल आंसर की से आंसर बताती हूँ, तो जो भी मैं आंसर आपको बताती हूँ ये मत समझिएगा कि इसका ये आंसर ना होकर के ये होगा, क्योंकि जो सीटेट में आंसर दिए गए हैं, सीटेट के ऑफिशियल जो है आंसर की में, वो फाइनल है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो जो आंसर मतलब ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है वही फाइनल माना जाएगा, वही होगा भी। तो इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये डाउट मत रखना कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ गलत नहीं कर रही, ना कोई मैं चीट कर रही हूँ। जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की में वही आपके साथ बता रही हूँ, क्योंकि शायद अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन सीटेट में बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो ऑफिशियल इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब भी प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा पेपर आंसर की, लेकिन क्या है आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और साथ में जो आंसर की है वो भी आपको अच्छी खासी ऑथेंटिक मिलेगी। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी बुकें हैं जिनके आंसर बहुत ज़्यादा गलत हैं और क्वेश्चन भी जो है बहुत अजीब से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन भी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे देखने को जो शायद पूछे भी ना गए हों, बट वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यानी कि अगर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए, या फिर आप मेरे साथ डेली 3 बजे ज्वाइन हुई है। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ऑल सब्जेक्ट की। अगर आप सोशल साइंस भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 बजे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग सोशल साइंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से जा करके पैसेज भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। आप कैसे कर रहे हो, खुद से कर रहे हो या फिर आप किसी की हेल्प लेकर कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो 3 बजे ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर 15 ऑफ के कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती है। एंड सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।